हेलो व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज oogenesis। oogenesis आपको पता है कहाँ टेक प्लेस करता है? ह्यूमन ओवरी में। ह्यूमन ओवरी में ये स्टार्ट हो जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। आप सोच सकते हो ये बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी ही पूरा प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। नाउ दिस ये जो पूरा प्रोसेस है व्हाट यू से oogenesis, इट विल नाउ दिस इज oogenesis। तो oogenesis स्टार्ट हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है। एंड बहुत सारे क्या बन जाते हैं? oogonia। oogonia जो बनते हैं ये बनते हैं फीमेल ओवरी के अंदर। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरीज। तो मिलियंस, कितने मिलियंस ऑफ oogonia दे आर फॉर्म्ड बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी। करेक्ट। तो फीमेल बेबी या फीमेल फीटस में बहुत सारे oogonia बन जाते हैं। और ये oogonia जो है ये पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ही स्टार्ट हो जो चुका है oogenesis का प्रोसेस। मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स, ये जिनको हम oogonia कहते हैं, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द फीटल एंड नो मोर oogonia। उसके बाद कोई oogonia ऐड नहीं होंगे आफ्टर द बर्थ। क्लियर है ये कंसेप्ट? बर्थ के बाद कोई भी oogonia बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर नहीं तैयार। तो ये oogonia आगे जाके एंटर करते हैं इनटू मियोसिस वन। मियोसिस वन में एंटर करने के बाद ये एक स्टेज प्रोफेज वन पे जाके रुक जाते हैं एंड दे विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द सेल्स इकट्ठे होने शुरू होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। प्राइमरी oocyte बन गया। ये प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे शुरू हो जाएंगे होने, और इन सेल्स को आप क्या बोलोगे? ग्रैन्युलोसा सेल्स। धीरे धीरे इसका साइज जो है प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा और ये प्राइमरी फॉलिकल का साइज बढ़ने लगेगा क्योंकि बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स और बढ़ने लगेंगे इसके इर्द गिर्द। और अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है एक नए स्ट्रक्चर में बदल जाएगा जिसको क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलोगे? सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल, अब ये देख रहे हो आप, these cells start division, enter into prophase 1 and get arrested at this stage, and these are called primary oocytes. Each primary oocyte gets surrounded by granulosa cells and it is called primary follicle. So this is granulosa cells and this is now called प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल के इर्द गिर्द और भी ग्रैनुलोसा सेल्स इकट्ठे होंगे और भी ग्रैनुलोसा सेल्स इकट्ठे होने के बाद ये अब कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होगा और इसमें ये एंट्रम, एक कैविटी बननी शुरू हो जाएगी जो कि फ्लूइड के द्वारा फिल्ड है और ये अब स्ट्रक्चर कहलाएगा टर्शरी फॉलिकल। क्या कहलाएगा? टर्शरी फॉलिकल। ठीक है। ये स्ट्रेचेस है। तो यू कैन सी हियर इस डायग्राम में ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल, बेसिक oogonia, इसके अंदर ये प्राइमरी oocyte और ग्रैनुलोसा सेल्स बनने शुरू हो गए। इसको कह दिया हमने प्राइमरी फॉलिकल। ये ग्रैनुलोसा सेल्स की और लेयर्स ऐड हो गई तो अब ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये और साइज बढ़ता जाएगा और इसमें ये कैविटी अपीयर हो जाएगी विच इज फिल्ड विद फ्लूइड। खाली जगह अपीयर होनी शुरू होगी और इस खाली जगह को हम नाम देते हैं एंट्रम और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, एंट्रल फ्लूइड। ठीक है। अब ये जो है धीरे धीरे कैविटी का साइज बढ़ने लगेगा और एक तरफ सेल्स को पुश कर देगा और ये जो है इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर अपीयर होने लगेगी एंड दिस इज कॉल्ड एज जोन, दिस इज कॉल्ड एज थीका। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? थीका। ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास ये क्या था? प्राइमरी oocyte ट्रैप्ड था क्योंकि मियोसिस वन हुई तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो था प्राइमरी oocyte और ये प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस वन में एंट्री ले रहा था और ये प्राइमरी oocyte मियोसिस वन की प्रोफेज वन में आके रुक गया। प्रोफेज वन में आके रुक गया और फिर जब टर्शरी फॉलिकल बनता है तो ये अपना मियोटिक टू में एंट्री लेके नेक्स्ट स्टेज पे रुक जाता है, दैट इज मेटाफेज टू में रुक जाता है।
और ये अब स्ट्रक्चर कहलाता है दैट इज सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte में जब ये म्योटिक डिवीजन स्टार्ट हुई तो हमारे पास स्ट्रक्चर था प्राइमरी oocyte। म्योटिक 1 कंप्लीट हुई तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया दैट इज सेकेंडरी oocyte। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, और इसमें हमें ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन मींस जब ओवम की रिलीज होगी, पीक पे हार्मोन्स होंगे, तो उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान अराउंड 14th डे आफ्टर द ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसको हम ये जो है दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली सेकेंडरी oocyte व्हिच इज रिलीज्ड। और उसके बाद जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो एक येलो कलर्ड बॉडी में चेंज हो जाता है व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। Just see, number of these follicles degenerate during this phase। जब बर्थ में बहुत सारे फॉलिकल्स ये जो अपीयर हो रहे थे oogonia, ये बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गए थे जब पबर्टी की तरफ बेबी बढ़ता है। बर्थ के बाद बेबी का ग्रोथ शुरू हो गया और वो बढ़ने लगा ग्रोइंग स्टेज के ऊपर। ग्रोइंग स्टेज टीनेज स्टेज को हम पबर्टी बोलते हैं। पबर्टी के दौरान अब बॉडी के अंदर कितने बच गए प्राइमरी फॉलिकल्स? सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हमारी ओवरी में बचे। कितने? 60,000 से 80,000। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स अब बाकी का स्ट्रेस जो है ग्रोथ फेज स्टार्ट कर देंगे, दैट इज दे गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, न्यू थिका विल बी फॉर्म्ड और अब ये बना देंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में चेंज हो गए? टर्शियरी फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है व्हिच इज कॉल्ड एज एंट्रम। थीका जो बाहर की तरफ थी, ये जो थीका थी, ये दो लेयर्स में अपने आप को अरेंज कर लेती है। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। और ये जो oocyte है इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है दिस इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडम, which is called as zona pellucidum। Is it correct? So now, at this stage, primary oocyte within the tertiary follicle grows, completes its first meiotic division, which is unequal, formation of large haploid secondary oocyte and tiny first polar bone, as we have discussed earlier also। Next, tertiary follicle change हो गया ग्राफियन follicle में। सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द नया मेम्ब्रेन बनता है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है 14th डे के दौरान ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ये रप्चर होता है। दिट टेक्स प्लेस अराउंड 14th डे, जो 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, 14th डे पे ये रप्चरिंग ऑलमोस्ट होती है और ड्यूरिंग विच एलएच पीक पे रहता है। और क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ओव्यूलेशन। अब ये जो है आपके पास ये जो आप यू कैन सी हियर इन द स्लाइड, क्या देख पा रहे हो? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। अब इस ग्राफियन फॉलिकल में हमें नजर आ रही है दो लेयर्स। ये जो बाहर की लेयर है ये सारी थीका है। थीका दो लेयर्स में रीच्ड है, बाहर और अंदर। दिस इज एक्सटर्ना and this one is internal। this is external and this one is internal। और ये जो है सारा ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है दिस इज कॉल्ड एंट्रम। और ये सेकेंडरी oocyte ये इसके अंदर ट्रैप्ड है और इसके इर्द गिर्द ये जोना पेलुसिडा और ये बाहर की तरफ आपको नजर आ रहे हैं ग्रैनुलोसा सेल्स जो कि अब कहलाते हैं कोरोना रेडिएटा। अब हम इसको ओवरी के अंदर भी देख लेते हैं पूरा प्रोसेस। ये स्ट्रक्चर क्या है? एलएस ऑफ ह्यूमन ओवरी, करेक्ट। और इसमें हमें नजर आ रहा है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सेकेंडरी फॉलिकल, फिर इसके अंदर ये कैविटी अपीयर हो जाती है फ्लूइड फिल्ड जिसका साइज जब बढ़ जाता है धीरे धीरे और ये कहलाता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल का साइज बढ़ता है तो अब ये कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम की रिलीज होती है और जो स्ट्रक्चर बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। ये है अब हमारा दैट इज पूरा प्रोसेस oogenesis का। और इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? oogonia। oogonia मल्टीप्लाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइटोसिस के द्वारा बहुत सारी oogonia बना देंगे।
फिर ये oogonia जो है उनमें से एक आधा oogonia जो है इंक्रीज आगे डिफरेंशिएशन में एंटर कर जाएगा, डेवलपमेंट स्टेज में एंटर करेगा, और ये जो oogonia है ये चेंज हो गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में स्टार्ट हो गई फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो कंप्लीट हो जाती है प्रायर टू ओव्यूलेशन, और क्या बन गया हमारे पास सेकेंडरी oocyte। तो oogonia ये एंट्री लेते हैं मेयोटिक डिवीजन में। मेयोटिक डिवीजन में ये प्रोफेज 1 में आगे रुक जाते हैं। तो इसलिए इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है oogonia में और प्राइमरी oocyte में कितना रहता है 46, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुई फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। फिर कंप्लीट होती है तो ये क्या बना देगा सेकेंडरी oocyte, और अल्टीमेटली इसमें रह गए क्रोमोसोम नंबर 23 एंड 24। Correct? So this is about the process of oogenesis, and I hope you have understood the process of oogenesis. So this is all about the today's lecture, and we will discuss next lecture in our next video. Thank you.